अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इत्मीनान से बैठ जाइए और पुरसुकून होकर आज की ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो इतिहास का वाक़या बताने वाला हूँ जिसको सुनकर शायद आपका भी दिल रो पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपने इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको आगे की कहानी और आगे का वाक़या सही से समझ आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के एपिसोड 14 को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना था कि किस तरह ब्रिटिश निज़ाम और मराठा फ़ौजें श्रीरंगपट्टनम तक आ पहुंची थी और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते सुल्तान और उनकी फ़ौज किले के अंदर थी और चारों तरफ से उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया था। अब तक जितनी लड़ाइयाँ हुई वो ज़्यादातर श्रीरंगपट्टनम के नॉर्थ और ईस्ट में गंजाम की तरफ हुई थी, जिसके चलते गंजाम के तरफ अंग्रेज़ों ने आम लोगों पर इतने जुल्म और कहर बरसा दिया था। और फिर श्रीरंगपट्टनम के किले पे साउथ की तरफ से अटैक करने के लिए जनरल एबरकॉम्बी और परशुराम भाऊ का इंतज़ार किया जा रहा था ताकि चारों तरफ से हमले किए जा सकें। अब तक की लड़ाइयों में अंग्रेज़ों के लगभग 1500 और मैसूर फ़ौज के लगभग 2000 से ज़्यादा सिपाही मारे जा चुके थे। और जब लास्ट ईदगाह रीडआउट की लड़ाई हुई तो फ्रेंच और पोर्चुगीज़ के कुछ फ़ौजी जो सुल्तान की फ़ौज में तैनात थे उन्होंने लड़ाई लड़ने के बजाय अंग्रेज़ों से जा मिले, जिसमें मॉन्सियोर ब्लेवेट जो चीफ इंजीनियर थे, मॉन्सियोर लेफेलो जो फ्रेंच इंटरप्रेटर थे और साथ ही 30 यूरोपियन सिपाही जो जोसेफ पेड्रो के कमांड में थे, ये सब जाके अंग्रेज़ों से मिल गए। और एक पोर्चुगीज़ जो सुल्तान की फ़ौज में कैप्टन की रैंक में था वो भी जाके अंग्रेज़ों से मिल गया। ये सब वो कायर फौजी थे जो सुल्तान का तो नमक खाते थे, मगर सुल्तान के लिए जब लड़ने की बात आई तो ये भगोड़े भाग कर जाकर अंग्रेज़ों के साथ उनकी फ़ौज में शामिल हो गए। सुल्तान की फ़ौजें जब श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के नॉर्थ की तरफ से जब पूरी तरह से पीछे हट गई और सुल्तान खुद किले में अपनी फ़ौज के साथ चले गए तो अंग्रेज़ों ने पूरे श्रीरंगपट्टनम को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसमें गंजाम, करीघट्टा हिल, ईदगाह रीडआउट और दरिया दौलत पैलेस भी शामिल था। गंजाम में अंग्रेज़ों को खाने पीने के लिए काफ़ी अनाज मिला और साथ ही अंग्रेज़ों को इस मुहिम में एक फुल फ्रंटल अटैक पोजीशन भी मिल गई जहां से वो किले पर डायरेक्ट अटैक कर सकते थे। अंग्रेज़ों ने लालबाग गार्डन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सुल्तान ने यहाँ पर कई तरह के बेहतरीन किस्म के पेड़ लगाए थे जिनको अंग्रेज़ों ने काट कर जलाने और जंग के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया। और साथ ही दरिया दौलत पैलेस को एक हॉस्पिटल की तरह यूज़ किया जाने लगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें बर्बाद हो गई और वहाँ भी कई किस्म के बड़े बड़े दरख्त थे जिनको गिरा दिया गया था। सुल्तान की फ़ौज ने कई बार अंग्रेज़ों के ऊपर सरप्राइज़ हमले किए, मगर दुश्मनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और सुल्तान के हर हमले से पहले अंग्रेज़ तैयार रहते थे इस लड़ाई के लिए, ऐसा जैसे कि वो पहले से ही उनको पता चल जाता था कि सुल्तान कब हमला करने वाले हैं। पहले तो कॉर्नवालिस और उसके ऑफिसर्स ने निज़ाम और मराठाओं से बात करके ये डिसाइड किया कि वो लोग किले के ईस्टर्न फेस पे डायरेक्ट अटैक करेंगे, मगर कर्नल रॉस ने जो ब्रिटिश चीफ इंजीनियर था उसने इस प्लान की कामयाबी पे डाउट उठाया, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह के लैंड फेसिंग एरिया की फोर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और साथ ही जब उन भगोड़े यूरोपियन ऑफिसर्स को पूछा गया कि किले की कौन सी दीवार कमज़ोर है और कहां से हमला किया जा सकता है तो उन यूरोपियन ऑफिसर्स में से मॉन्सियोर ब्लेवेट ने सारा राज बता दिया कि किले के नॉर्दर्न एंड का वो हिस्सा जहां से कावेरी डिवाइड होती है वो हिस्सा बहुत वीक है, क्योंकि यहाँ पे किले का ट्रायंगुलर कॉर्नर होने की वजह से इस पोर्शन को बहुत आसानी से गिराया जा सकता है। और साथ ही नदी का यहाँ पे बहाव मोड्स में बहुत कम है, क्योंकि पुराने ज़माने में डिचेस बनाए गए थे जो यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं है और यहाँ से आसानी से अंग्रेज़ी फ़ौज किले के अंदर घुस सकती है। और अगर एक बार इस किले की दीवार टूट गई तो अंग्रेज़ी फ़ौज को अंदर घुसने में आसानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि इस दीवार पे हमलों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो इंशाअल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा।
फरवरी 18 की रात को ब्रिटिश फौज की एक डिटैचमेंट को मेजर ड्राप्लेन के अंडर में साउथ की तरफ से सुल्तान की तरफ एक तैनात कैवलरी पे हमला करने के लिए भेजा गया और ब्रिटिश की मेन आर्मी यूनिट्स नॉर्थ की तरफ से रात के अंधेरे में किले के नॉर्थ के पास यानी दिल्ली गेट्स की तरफ पे उस नदी के पार पहुंच गई थी। नदी के उस पार वाली ज़मीन इतनी स्टेबल नहीं थी, इसलिए वहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक दीवार की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया जिसके पीछे से अंग्रेज़ सिपाही अपनी तोपों को चलाने वाले थे। पहले तो अंग्रेज़ों ने कैप्टन रॉबर्टसन के अंडर में एक छोटे से लश्कर ने सुल्तान के साउथ कैंप के आउटपोस्ट पर हमला किया और यहाँ पे सुल्तान के कई सिपाहियों को शहीद कर दिया गया। मगर जैसे ही सुल्तान की मेन कैवलरी को इस कैंप वाले हमले का पता चला तो वो लोग अंग्रेज़ों का जवाब देने के लिए आगे बढ़े, मगर कैप्टन रॉबर्टसन ने मेन फौज के साथ लड़ाई नहीं की, बस वहाँ से भागकर वापस अपनी मेन आर्मी के साथ जा मिला। इस रात के हमले और सुल्तान की फौज की मूवमेंट्स के चलते अंग्रेज़ों ने नॉर्दर्न एंड पर बस 800 यार्ड दूर पर एक पत्थरों की दीवार की तरह का एक स्ट्रक्चर बना लिया था और इसके पीछे अंग्रेज़ अपनी तोपों को सेट कर रहे थे। मगर सुल्तान को इसकी खबर मिल गई और जब सुल्तान ने किले के बिल्कुल सामने पैरेलल इस पत्थर की दीवार को देखा तो उन्होंने नॉर्दर्न एंड में मौजूद हर तोप को उस दीवार की तरफ घुमा दिया और सुल्तान की तोपों ने ऐसी फायरिंग की अंग्रेज़ों की उस दीवार पर कि कुछ फोल्कलोर्स में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की बॉडीज़ के चीथड़े उड़ गए थे वहाँ पर। और बस कुछ ही मिनटों में सुल्तान ने अंग्रेज़ों के एक बहुत बड़े प्लान को फेल कर दिया था। सुल्तान ने इसके बाद कावेरी नदी की स्ट्रीम की डायरेक्शन भी चेंज करने की कोशिश की, मगर वहाँ पे वो लोग अनसक्सेसफुल हुए क्योंकि नदी उस जगह पर बहुत गहरी थी। मई 17 को कॉर्नवालिस ने सुल्तान से ज़ख्मी सिपाहियों को जो दोनों तरफ गिरफ्तार किए गए हैं उनको एक्सचेंज करने की बात चलाई। इस बात को सुल्तान ने मंजूर करते हुए ये बात भी रखी कि इस जंग में अब तक कई जानें जा चुकी हैं और इसे फ़ौरन रोका जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी और कॉर्नवालिस ने यह सोचा कि इस बार भी शायद उसको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा, इसलिए वो जाते जाते किसी तरह का ख़तरा उठाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सुल्तान को एक पीस ट्रीटी की पेशकश की और कहा कि 24 को सुल्तान अपने वकीलों को बेंगलोर भेजें बातचीत करने के लिए। सुल्तान ने कॉर्नवालिस की इस बात को एक्सेप्ट किया और मई 27 को अमन के लिए सुल्तान ने बहुत सारे फ्रूट्स को कॉर्नवालिस के पास भेजा। मगर अगले दिन 28 की सुबह को कॉर्नवालिस ने वो सारे फ्रूट्स के बास्केट्स वापस भिजवा दिए, ये कहकर कि वो पीस ट्रीटी नहीं चाहता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि परशुराम भाऊ मराठा फौज की मेन आर्मी को लेकर अंग्रेज़ों की मदद करने आ गया था और साथ ही वो बहुत सारा अनाज और असला बारूद भी लाया था, जिसके बाद कॉर्नवालिस ने इमीडिएटली अपना रंग बदल दिया और अमन के बजाय अपनी शर्तों पर अड़ गया। सुल्तान ने ज़ख्मी सिपाहियों को एक्सचेंज करने की बात के मुताबिक कर्नल चार्ल्स और नैश और ब्रिटिश के 5 ऑफिसर्स जो कोयम्बटूर गैरिसन से बिलोंग करते थे उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद कॉर्नवालिस भी पीस ट्रीटी पर बात करने के लिए राज़ी हुआ और सुल्तान ने गुलाम अली खान और अली रज़ा खान को अपनी तरफ से सुलह की बात करने के लिए भेजा। ईदगाह रीडाउट के पास ये मुलाकात हुई थी जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से केनवे, निज़ाम की तरफ से मीर आलम और मराठाओं की तरफ से गोविंदराव काले और बच्चाजी महांदले शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों के रिप्रेजेंटेटिव केनवे ने पूछा कि सुल्तान क्या चाहते हैं, तो गुलाम अली ने कहा कि शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान सिर्फ अमन चाहते हैं, मगर अगर आप लोगों की कोई शर्तें हैं तो आप हमें कहिए, हम सुल्तान को आपकी शर्तें सुनाएंगे। पहले तो ये शर्तें रखी गई कि सुल्तान अपनी सल्तनत में से इतना इलाका अंग्रेज़ों के हवाले करें जिसमें सालाना 3 करोड़ रुपए की कमाई होती हो और सुल्तान को 8 करोड़ रुपए जंग के जुर्माने के तौर पे अदा करना पड़ेगा और साथ ही उन्हें अपने 2 बच्चों को अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ेगा। इन शर्तों को सुनकर गुलाम अली खान और अली रज़ा खान ने वहीं पर नामंजूरगी दिखाते हुए ये कह दिया कि इतनी बड़ी रकम और बच्चों को देने वाली बात को सुल्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये पॉसिबल नहीं है। अंग्रेज़ों ने फिर से एक मीटिंग की 17 को और उन शर्तों को उन लोगों ने मॉडिफाई किया और नई शर्तों के हिसाब से सुल्तान को अपनी आधी सल्तनत का इलाका अंग्रेज़ों को हवाले करना पड़ेगा और 6 करोड़ रुपए जंग के जुर्माने के तौर पे भी अदा करना पड़ेगा और सारी जंगी कैदियों को जो हैदर अली के ज़माने से सुल्तान की जेल में कैद हैं उन्हें भी रिहा करना पड़ेगा और साथ ही साथ सुल्तान को अपने 2 बच्चों को भी गिरवी रखना पड़ेगा। इन शर्तों को लेकर गुलाम अली खान और अली रज़ा खान किले में वापस आ गए और जब सुल्तान के सामने इन शर्तों को रखा गया तो सुल्तान और उनके दरबार में मौजूद हर आदमी शॉक हो गया, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान में इस तरह से किसी बाहरी ताकत ने इसी देश के बादशाह से उसके बच्चों को गिरवी नहीं मांगा था। सुल्तान अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करना चाहते थे, इसलिए सुल्तान ने 1/4 यानी अपनी सल्तनत का 25% हिस्सा देकर 2 करोड़ रुपए देने की बात कही और गुलाम अली और अली रज़ा खान को केनवे के पास भेजा। मगर केनवे ने सुल्तान की इस बात को डायरेक्टली ठुकरा दिया और दोबारा किले पे हमला करने की धमकी दे दी।
इस बात पर गुलाम अली और अली रज़ा खान ने आपस में बात करके ये कहा कि सुल्तान अपनी सल्तनत का 1/3 हिस्सा यानी 30% का हिस्सा अंग्रेज़ों के हवाले कर देंगे और साथ ही 2 करोड़ 50 लाख रुपए कैश भी देंगे, मगर 2 बच्चों को देने वाली बात को वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सुल्तान के पास वापस जाकर उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। केनेवे ने गुलाम अली और अली रज़ा खान की ये बात भी नामंजूर कर दी और अपनी तरफ से फाइनल पीस ट्रीटी के लिए टर्म्स बताए कि सुल्तान को अपनी आधी से ज़्यादा सल्तनत को अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ेगा और उन्हें 3 करोड़ 30 लाख रुपए वॉर इंडेमिनिटी के तौर पर देना होगा और साथ ही उन्हें 2 बच्चों को भी ट्रीटी की पूरा होने तक अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ेगा। ये फाइनल शर्तें अंग्रेज़ों की तरफ से गुलाम अली और अली रज़ा खान सुल्तान के पास लाए। मैसूर गजेटियर पेज नंबर 52 और पैराग्राफ मीटिंग एट द मॉस्क में लिखा है कि सुल्तान ने अपने सभी ऑफिसर्स और ख़ास लोगों को मस्जिद आला में आने को कहा और जब सब लोग मस्जिद आला में जमा हो गए तो सुल्तान ने अपने सभी ऑफिसर से कहा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अंग्रेज़ों की शर्तों के बारे में। अब आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि क्या हमें जंग करना है या अमन के लिए इन शर्तों को मान लेना है। दोस्तों, इस वाक़ये को कई फोल्कलोर स्टोरीज और कई राइटर्स ने अपने हिसाब से लिखा है। कुछ कहते हैं कि जब गुलाम अली और अली रज़ा खान अंग्रेज़ों से पीस टर्म्स को लेकर वापस किले में आए तब तक ईशा की नमाज का वक्त हो चुका था और सुल्तान मस्जिद में ही मौजूद थे। उन्होंने वहीं पर अपने फ़ौजियों और ऑफिसर से सवाल किया कि क्या हमें जंग जारी रखनी चाहिए जिसमें हज़ारों लोगों की जान जाएगी, या फिर हमें अंग्रेज़ों की इन शर्तों को मान लेनी चाहिए जिसमें मुझे अपने बच्चों को इस मुल्क को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ेगा। सुल्तान की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स और फौजियों की आंखों में आंसू आ गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सुल्तान ने दोबारा पूछा, बताओ मेरे भाइयों, जंग या अमन? कुछ लोगों ने अपनी सिसकती हुई आवाज़ में कहा, हमारी ज़िंदगी आप पर कुर्बान हो हमारे सुल्तान, हम अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ेंगे। मगर सुल्तान, किले में हज़ारों लोग मौजूद हैं और अगर फुल फ्लेजेड जंग होती है तो ये हज़ारों लोग मारे जाएंगे। वहाँ मौजूद एक और आदमी ने कहा कि सुल्तान, आपके सिपाही आप पर जान छिड़कते हैं, मगर गद्दारों की वजह से दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ पहुँचा है, लेकिन फिर भी आपका फ़ैसला हमारी सर आँखों पर है। अगर आप जंग चाहते हैं तो बेशक जंग ही सही। सुल्तान ने बहुत सोचने के बाद जवाब दिया कि हमें अमन की राह लेनी होगी, वरना इसी तरह से बेकसूरों की जानें जाती रहेंगी और मैं इन बेकसूरों की जानों को बचाने के लिए अपने बच्चों को देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर वहाँ मौजूद कुछ वफ़ादारों ने कहा कि हुजूर, आप हमारे बच्चों को अंग्रेज़ों के हवाले कर दीजिए। अंग्रेज़ों को ये पता नहीं चलेगा कि यह आपके बच्चे हैं या हमारे। मगर सुल्तान ने कहा कि बच्चे तुम्हारे हो या मेरे, हैं तो इसी मुल्क के चिराग, और अगर मैंने किसी और के बच्चों को भेजा तो आने वाला वक्त ये कहेगा कि टीपू ने अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों के बच्चों की जान खतरे में डाल दी। ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं, इसलिए मैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान के इस फैसले के बाद फरवरी 23 को प्रिलिमिनरी साइन की गई और फरवरी 24 को पूरी तरह से जंग रोक दी गई। इस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के 4 मेन आर्टिकल्स बनाए गए थे, जिसके अनुसार पहला, सुल्तान को अपनी आधी से ज़्यादा सल्तनत को अंग्रेज़ों के हवाले करना था, जिसमें निज़ाम मराठा और अंग्रेज़ जितना चाहे उतना इलाका ले सकते थे। दूसरा, सुल्तान को 3 करोड़ और 30 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देना था, जिसमें 1 करोड़ और 65 लाख रुपए इमीडिएटली देने होंगे और बाकी के पैसे को 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर 4 महीनों में देना पड़ेगा। तीसरा, हैदर अली के ज़माने से कैद जंगी कैदियों को सभी मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ों को छोड़ना होगा। और चौथा, सुल्तान के 2 बेटों को हॉस्टेजेस की तरह से ट्रीटी के पूरा होने तक अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ेगा। और साथ ही अंग्रेज़ों ने ये ज़ुबान भी दी थी कि अगर ये पीस ट्रीटी टूटती है तो सुल्तान के बच्चों को और उनके द्वारा भेजे गए पैसों को वापस सुल्तान के पास भेज दिया जाएगा। फरवरी 26 की दोपहर को सुल्तान के 2 बच्चे, अब्दुल खालिक जिनकी उम्र 8 साल थी और मुइज़ुद्दीन जिनकी उम्र 5 साल थी, इन्हें हाथियों पर बिठाकर तोपों की सलामी के साथ रवाना किया गया। इन बच्चों के साथ सुल्तान के वकील और 200 से ज़्यादा गार्ड सिपाहियों को भी भेजा गया था। और जब बच्चे किले से बाहर निकल रहे थे तो सुल्तान खुद किले के रैम्पार्ट वॉल पर खड़े होकर अपने मासूम बच्चों को जाता हुआ देख रहे थे। दोस्तों, इस बात को इमेजिन करिए कि एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, जिसने अंग्रेज़ों के बड़े बड़े लश्करों को उखाड़ के फेंक दिया, उसी बादशाह ने अपने बच्चों को आज गिरवी रख दिया इस मुल्क के लिए। अगर वो चाहते तो निज़ाम और मराठाओं की तरह इंग्लिश की ग़ुलामी मंजूर कर लेते और एक इंग्लिश रेसिडेंट को अंग्रेज़ों की तरफ से श्रीरंगपट्टनम में रहने की इजाज़त दे देते। मगर सुल्तान जानते थे कि अंग्रेज़ यहाँ किसी को बचाने नहीं बल्कि इस देश को लूटने के लिए आए हैं। और जब अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि इस देश को वो कितनी आसानी से लूट सकते हैं तो वो यहाँ पर व्यापार क्यों करते।
दोस्तों, जब सुल्तान ने अंग्रेज़ों के पास अपने बच्चों को भेज दिया था, फिर भी अंग्रेज़ों ने सुल्तान को एक बार फिर धोखा दिया था। इस वाक़ये को मैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।